हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सचिन और आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 6। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उनको पहले देख सकते हैं। तो चलिए, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईसी इंजन। आईसी इंजन के इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसके टाइप्स और इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीम पावर साइकिल, रैंकन साइकिल और गैस पावर साइकिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे हम आईसी इंजन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आईसी इंजन इज़ अ टाइप ऑफ हीट इंजन। ये एक हीट इंजन का टाइप है जो किसी भी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस इंजन में फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है वो सबसे पहले कंबशन चैम्बर में बर्न होता है। ये बर्निंग प्रोसेस या तो हम स्पार्क प्लग के जरिए कर सकते हैं या फिर कंप्रेशन के जरिए भी कर सकते हैं। जब ये फ्यूल और एयर का मिक्सचर बर्न होता है तो इससे ये मिक्सचर हाई प्रेशर गैस में बदल जाता है। ये हाई प्रेशर गैसेस सिलेंडर में मौजूद पिस्टन पर फोर्स लगाती है, जिसे हम कंप्रेशन फोर्स का नाम भी दे सकते हैं। ये फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि पिस्टन को मूव करने पर मजबूर कर देती है, जिससे हमें पिस्टन पर टू एंड फ्रो मोशन मिलता है और पिस्टन पर इस मोशन को हम क्रैंक शाफ्ट के जरिए रोटेशनल मोशन में बदल देते हैं। इसी रोटेशनल मोशन को हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं, जिससे हम अपने व्हीकल्स और मशीनरी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग टू एंड क्या हुआ? फ्यूल और एयर का मिक्सचर जिसमें केमिकल एनर्जी मौजूद थी, उसको हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यही होता है एक आईसी इंजन का काम। तो चलिए एक बार फिगर से भी हम समझ लेते हैं। ये एक प्रॉपर आईसी इंजन की फिगर है, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आईसी इंजन की वर्किंग कैसे होती है। ये एक आईसी इंजन का सिलेंडर है जिसमें 2 वाल्व, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है। इनटेक वाल्व से हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर भेजते हैं। जब ये मिक्सचर कंबशन चैम्बर में चला जाता है तो हमारा इनटेक वाल्व बंद हो जाता है। उसके बाद या तो हम स्पार्क प्लग से या हाई कंप्रेशन फोर्स के जरिए इस मिक्सचर में हीट जनरेट करते हैं, जिससे यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लास्ट होते हैं और ये मिक्सचर गैस में एक्सपेंड हो जाता है, जिससे गैस का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये सिलेंडर पर और पिस्टन पर अपने प्रेशर को ट्रांसलेट करने लग जाती है। सिलेंडर तो कहीं मूव हो नहीं सकता, तो क्या होता है, ये जो भी प्रेशर है इससे पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लग जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर फोर्स लग रही है, ये पिस्टन है। जब पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो अपने प्रेशर को कनेक्टिंग रोड पर ट्रांसलेट कर देता है। ये स्ट्रेट मोशन क्रैंक शाफ्ट के जरिए रोटेटरी मोशन में बदल जाता है। इस रोटेटरी मोशन को मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं और इस मैकेनिकल एनर्जी का हम यूज़ व्हीकल्स और मशीनरी को ऑपरेट करने में लगाते हैं। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, टीडीसी और बीडीसी।
TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। ये दोनों सेंटर हमारे पिस्टन की पोजीशन को दर्शाती है कि पिस्टन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर TDC तक जा सकता है और बॉटम में BDC तक ही जा सकता है। तो प्रेशर लगने के बाद पिस्टन TDC से BDC की ओर जाता है और रोटेटरी मोशन के कारण ये पिस्टन रिवर्स डायरेक्शन BDC से TDC की ओर मूव करता है। तो जब पिस्टन BDC से TDC की ओर मूव करता है तो यहाँ इस सिलेंडर में जितनी भी गैसें होती है जो कि ब्लास्ट हो चुकी है, कंबस्ट हो चुकी है, जल चुकी है, अब एग्जॉस्ट वाल्व के ज़रिए वो निकल जाती है, जिन्हें हम एग्जॉस्ट गैसेस भी कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर IC इंजन की वर्किंग है जो हमारे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, CNG इंजन में यूज़ होती है। ये सभी IC इंजन ही हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 प्रोसेस होते हैं जो कि मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अब मैं बात करूंगा IC इंजन की वर्किंग के बारे में, जो कि मैं आपको फिगर के ज़रिए समझा चुका हूं, लेकिन प्रॉपर लिखने के लिए हम 4 स्ट्रोक का यूज़ करते हैं। तो पहला स्ट्रोक है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है? इनटेक स्ट्रोक में इनटेक वाल्व ओपन होता है और ओपन होने के बाद फ्यूल एयर का जो मिक्सचर होता है वो इंजन सिलेंडर में एंटर हो जाता है। अगला स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन फ्यूल एयर मिक्सचर को अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस करता है, जिससे कंबशन चैम्बर में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। अभी तक फ्यूल कंबस्ट नहीं हुआ है, जला नहीं है। अगले स्ट्रोक में यही होने वाला है। तो अगला स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। तो अगर हम इस स्ट्रोक की बात करें तो इस स्ट्रोक में फ्यूल एयर का जो मिक्सचर होता है वो इग्नाइटेड होता है या बर्नड होता है। किसके ज़रिए? या तो स्पार्क प्लग के ज़रिए या फिर हाई प्रेशर इंजेक्टर के ज़रिए। तो वहाँ पर फिर क्या होता है? वहाँ पर एक्सप्लोजन होने लग जाते हैं, ब्लास्ट होने लग जाते हैं, जिससे पिस्टन पर फोर्स लगने लग जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस स्ट्रोक में क्या हुआ? इसी स्ट्रोक में फ्यूल की केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हमें पिस्टन पर क्या मिलता है? एक मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम यूज़फुल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक मैकेनिज़्म यूज़ होता है जिसे हम क्रैंक मैकेनिज़्म भी कहते हैं, जो कि मैंने बताया, जिसमें क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड शामिल होते हैं। अगला स्ट्रोक फाइनल स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। वो गैसें जो जल चुकी है, पिस्टन उन गैस को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए बाहर निकाल देता है, जिन्हें हम एग्जॉस्ट गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रोक हो गए, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे IC इंजन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहला टाइप, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ साइकिल, कि IC इंजन किस साइकिल पर ऑपरेट करता है। ठीक है, तो 3 टाइप की साइकिल होती है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल पर पेट्रोल इंजन वर्क्स करते हैं, जिसके लिए हमें स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है।
फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए। अगली साइकिल होती है डीजल साइकिल। डीजल साइकिल पर डीजल इंजन वर्क करते हैं, ठीक है। इनमें फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ होता है। तीसरी होती है डुअल साइकिल। इसमें हम ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है, अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रोक के अकॉर्डिंग देखें तो दो टाइप के आईसी इंजन होते हैं। एक होता है 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, एक होता है 2 स्ट्रोक आईसी इंजन। 4 स्ट्रोक में एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं। अगर मैं पिस्टन की बात करूं तो पिस्टन एक बार डाउनवर्ड में जाएगा, एक बार अपवर्ड में, एक बार डाउनवर्ड, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो पिस्टन के 4 स्ट्रोक हो गए, 2 डाउनवर्ड और 2 अपवर्ड स्ट्रोक। तो स्ट्रोक किस पर डिपेंड करते हैं? पिस्टन की मूवमेंट पर, वो कितनी बार सिलेंडर में ऊपर और नीचे जा रहा है। अगला टाइप है 2 स्ट्रोक आईसी इंजन। इसमें पिस्टन एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो टोटल पिस्टन के स्ट्रोक कितने हो गए? यहाँ पर 2 स्ट्रोक और यहाँ पर टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 4 स्ट्रोक हो गए। अब अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। अगला है बेस्ड ऑन फ्यूल टाइप। अगर फ्यूल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे आईसी इंजन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम एसआई इंजन भी कहते हैं, और दूसरा होता है कंबशन इग्निशन इंजन, जिसे हम सीआई इंजन भी कहते हैं। अगर मैं एसआई इंजन की बात करूं तो एसआई इंजन में जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है उसके ज़रिए हम फ्यूल को इग्नाइट करते हैं। इस इंजन में गैसोलीन इंजन और पेट्रोल इंजन आते हैं और हम गैसोलीन और पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला टाइप है सीआई इंजन, कंबशन इग्निशन आईसी इंजन, ठीक है। इस इंजन में फ्यूल को जलाने के लिए हम किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज़ नहीं करते हैं। इस इंजन में हम एयर को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड फॉर्म में भेजते हैं, जिससे वहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट हो जाता है और हमारा फ्यूल इग्नाइट हो जाता है, ठीक है। ये इंजन कहाँ यूज़ होता है? ये इंजन डीजल इंजन में यूज़ होता है, या फिर डीजल, इस इंजन में हम फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं? डीजल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके कॉमन टाइप्स और भी होते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है एग्ज़ाम में लिखने के लिए और नंबर लाने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आईसी इंजन की एप्लीकेशन क्या क्या है, या आईसी इंजन कहाँ का यूज़ होता है। पहला, ऑटोमोबाइल में हम आईसी इंजन का यूज़ करते हैं, कार में, बस में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में, सभी में आईसी इंजन का यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर हम छोड़ दें, ठीक है ना, इंजन वाले व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ। अगला है एयरक्राफ्ट। स्मॉल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में भी हम आईसी इंजन का यूज़ करते हैं। मरीन सेक्टर में जैसे शिप, बोट और सबमरीन में भी आईसी इंजन का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर फील्ड में, ट्रैक्टर में, हार्वेस्टर्स में और इरिगेशन पंप में भी हम आईसी इंजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला होता है पावर जनरेशन में, जैसे कि जनरेटर में हमने देखा होगा कि डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। अगला है कंस्ट्रक्शन फील्ड। यहाँ पर एक्सकेवेटर्स में, बुलडोजर्स में और क्रेन्स में हम आईसी इंजन का यूज़ करते हैं। अगर मैं मिलिट्री फील्ड की बात करूँ तो टैंक और एयरक्राफ्ट में भी आईसी इंजन का यूज़ होता है, ठीक है। और लास्ट, स्मॉल इक्विपमेंट जैसे कि लोन मूवर और चेन सोज में भी हम आईसी इंजन का ही यूज़ करते हैं। तो आईसी इंजन से हम घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी सोर्स है मैकेनिकल एनर्जी बनाने के लिए। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है स्टीम पावर साइकिल। स्टीम पावर साइकिल को हम वेपर पावर साइकिल भी बोलते हैं, और ऐसे पावर प्लांट जो स्टीम पावर साइकिल पर बेस होते हैं उनको हम स्टीम पावर प्लांट्स कहते हैं।
अब मैं बात करूं कि स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है, फोसिल फ्यूल्स और फिजिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स में कौन कौन आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और फिजिल फ्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, यूरेनियम और थोरियम। इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर होती है केमिकल एनर्जी, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, स्टीम पावर प्लांट। जैसे कि नाम से भी पता लग रहा होगा, स्टीम पावर साइकिल में एक वर्ड है स्टीम। स्टीम किससे बनती है, स्टीम बनती है वाटर से, इसलिए स्टीम पावर साइकिल में जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है वो होता है वाटर, ठीक है, जो अलग अलग फेज से निकलता है। वैसे अगर मैं बात करूं कि दो ही फेज में रहता है, लिक्विड में और वेपर फेज में। तो स्टीम पावर साइकिल में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं स्टीम पावर प्लांट की फिगर से मैं आपको इसकी वर्किंग को समझाऊंगा। चलिए अब फिगर की ओर चलते हैं। ये स्टीम पावर प्लांट का एक ब्लॉक डायग्राम है। इस फिगर में आपको 4 डिवाइसेस दिख रही होगी, पंप, बॉयलर, टरबाइन और कंडेंसर, ठीक है। तो सबसे पहले पंप का क्या काम है पंप का काम है लो प्रेशर, पंप का काम होता है लो प्रेशर वाटर को हाई प्रेशर वाटर में कन्वर्ट करना। और ये हाई प्रेशर वाटर या फिर हाई स्पीड वाटर हमारा कहाँ जाता है, हमारा जाता है बॉयलर में। बॉयलर का काम होता है इस हाई स्पीड वाटर को हाई स्पीड स्टीम में कन्वर्ट करना। बॉयलर को हीट एनर्जी मिलती है फर्नेस से, और फर्नेस में यूज़ होते हैं फोसिल एंड फिजिल फ्यूल्स, जो कि मैंने भी बताया था। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्यूल है कोल, वो इसलिए क्योंकि ये सस्ता भी होता है और हर जगह मिल भी जाता है, आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो कोल को जलाने से हमें मिलती है हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी से हाई स्पीड वाटर हाई स्पीड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाई स्पीड स्टीम क्या करती है, टरबाइन में एंटर करती है और टरबाइन के ब्लेड्स को घुमा देती है, जिससे हमें क्या मिलती है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इस मैकेनिकल एनर्जी से हम जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। टरबाइन के ब्लेड को घुमाने के बाद ये हाई स्पीड स्टीम बदल जाती है लो स्पीड स्टीम में। अब इसकी स्पीड हो गई है कम। हम इसे ऐसे ही एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते, उसके भी काफ़ी सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो वाटर यूज़ होता है ये काफ़ी महंगा होता है, फ़िल्टर्ड वाटर होता है। इसकी जो कॉस्ट आती है वो लगभग 15 रुपीज़ पर लीटर होती है, मतलब बिसलरी आरओ वाले पानी से भी काफ़ी ज़्यादा महंगी। तो हम इस लो स्पीड स्टीम को कंडेंसर के ज़रिए हम ठंडा कर लेते हैं और ये बदल जाता है किसमें, लो स्पीड वाटर में, जिसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं और पंप के ज़रिए इसे हाई स्पीड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्टीम पावर साइकिल है या फिर स्टीम पावर प्लांट की एक साइकिल है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए यूज़ होती है। इंडिया में लगभग 75% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी साइकिल के ऊपर बेस है या स्टीम पावर प्लांट से ही बनती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, शायद आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे कि मैंने फिगर से मैंने समझाया कि इसमें 4 डिवाइसेस होती है, तो 4 ही यहाँ पर प्रोसेस होते हैं, पंप, बॉयलर, टरबाइन और कंडेंसर, ठीक है। पंप को
पंप जो प्रोसेस होता है मैंने नाम दिया प्रोसेस 1 to 2। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं तो हमेशा याद रहेगा। पंप प्रेशराइज द लिक्विड वाटर टू द बॉयलर। पंप का क्या काम होता है कि वाटर को प्रेशराइज करना या फिर लो स्पीड वाटर को हाई स्पीड वाटर में कन्वर्ट करना और बॉयलर में भेजना। तो इसके लिए पंप को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जिस वर्क को मैं WP नाम दे रहा हूँ यही यूज़ करते हैं डेरिवेशन के लिए या फिर डिनोट करने के लिए। तो पंप को WP वर्क करना पड़ रहा है वाटर को प्रेशराइज करने के लिए। अगला प्रोसेस है बॉयलर। ठीक है, प्रोसेस 2 to 3। लिक्विड वाटर एंटर्स द बॉयलर एंड इज़ हीटेड टू द सुपर हीटेड स्टेट इन द बॉयलर। जो लिक्विड वाटर था वो बॉयलर में क्या एंटर करता है और कन्वर्ट हो जाता है किस में, स्टीम में। और ये स्टीम कैसी होती है, सुपर हीटेड स्टीम होती है। सुपर हीटेड स्टीम उस स्टीम को कहते हैं जिसमें मॉइस्चर ना के बराबर हो। अगर मॉइस्चर होगा तो ये मॉइस्चर टरबाइन के ब्लेड को ख़राब कर सकता है, इसलिए हम स्टीम कैसे यूज़ करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम। तो हमने बॉयलर को क्या दी, बॉयलर को हीट दी और इस हीट रिक्वायरमेंट की कितनी होती है, इसको मैंने नाम दिया Q1। ठीक है, अगला प्रोसेस है टरबाइन। टरबाइन प्रोसेस 3 to 4। स्टीम फ्रॉम द बॉयलर, जो बॉयलर से जो स्टीम निकलती है विच हैज़ एन एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो स्टीम इतनी ज़्यादा प्रेशराइज होती है और काफ़ी ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है जिससे वो टरबाइन को क्या कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, टरबाइन के ब्लेड को घुमा सकती है। और टरबाइन को घुमाने के बाद हमें क्या मिलता है, वहाँ पर वर्क मिलता है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी का भी नाम देते हैं। अल्टीमेटली हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल चुकी है। उसके बाद जो स्टीम टरबाइन से डिस्चार्ज होती है वो जाती है कंडेंसर की ओर। ठीक है, अब ये स्टीम हाई प्रेशर स्टीम नहीं है, ये स्टीम हम लो प्रेशर स्टीम है, अपना प्रेशर टरबाइन को दे चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कंडेंसर। ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, स्टीम फ्रॉम द टरबाइन, जो टरबाइन से स्टीम निकल कर आई है वो कंडेंस होती है, ठंडी हो जाती है और बदल जाती है लिक्विड वाटर में। ठीक है, और वापस से लिक्विड वाटर कहाँ चला जाता है, पंप में। तो एक पूरी एक साइकिल बन जाती है। ठीक है, चलिए अब इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी होती है इसकी नेट वर्क डन, जितना भी वर्क हुआ या किया गया अपॉन हीट सप्लाइड टू द बॉयलर, बॉयलर में जितनी हीट सप्लाई की गई। तो नेट वर्क डन कितना है, W नेट अपॉन Q इन, या Q1 का भी नाम दे सकते हैं जो कि मैंने पहले भी दिया था। ठीक है, तो W नेट कितना हुआ, WT माइनस WP अपॉन Q इन। तो ये इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। यहाँ पर WT क्या है, WT है वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम टरबाइन। टरबाइन से हमें जितना वर्क मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली पंप पर काम किया गया। तो WP क्या है, वर्क डन बाय द पंप, और Q इन क्या है, हीट सप्लाइड टू द बॉयलर। तो इसका डेरिवेशन कोई प्रूफ नहीं आएगा, बस सिंपल एफिशिएंसी भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रैंकाइन साइकिल की। रैंकाइन साइकिल एक टाइप की स्टीम पावर साइकिल ही है जो कि कभी कभी एक ही ट्यूब में पूछ लेते हैं। तो इसको हम काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा सा ही क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो चलिए पढ़ते हैं। रैंकाइन साइकिल इज़ एन आइडियल वेपर साइकिल। ये क्या है, एक वेपर साइकिल है, और वो भी कैसी, आइडियल वेपर साइकिल। ठीक है, आइडियल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम कोई स्टीम पावर प्लांट बनाते हैं तो हम रैंकाइन साइकिल को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं या आइडियल के तौर पर लेते हैं। इस साइकिल का नाम रैंकाइन साइकिल जो पढ़ा था वो एक स्कॉटिश प्रोफेसर थे जिनका नाम था विलियम जॉन मैककॉन रैंकाइन, उनके नाम पर पढ़ा था। इस साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, आइसेंट्रोपिक, कंप्रेशन,
आइसोबारिक हीट ट्रांसफ़र, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है टेम्परेचर एंट्रोपी के बीच में, या फिर टीएस डायग्राम भी इसे बोलते हैं। यहाँ पर 5 प्रोसेस है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 और 5 to 1, जिसमें 1 to 2 ये जो आपको दिख रहा होगा 1 to 2 ये होता है एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। उसके बाद 2 to 3 और 3 to 4 ये होता है आइसोबारिक हीट ट्रांसफ़र। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। 2 to 3 और 3 to 4, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रेशर रहता है कांस्टेंट, ठीक है। अब 4 to 5 प्रोसेस वापस से होता है आइसेंट्रोपिक और ये होता है एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। और 5 to 1 की बात करूँ तो ये होता है वापस से आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसमें भी हीट रिजेक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है और हीट ट्रांसफ़र भी किस पर होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। इन रैंकाइन साइकिल द वर्क डन बाय द पंप इज ओनली 1% ऑफ द वर्क डन ऑब्टेन फ्रॉम द टर्बाइन। अगर मैं बात करूं कि जो पंप पर वर्क किया जाता है वो सिर्फ 1% होता है किसका, जो हमें टर्बाइन से वर्क मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस WP को हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल, ठीक है। तो वर्क डन बाय द पंप एज अ नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत कम होता है इसलिए। तो एफिशिएंसी हमारी कितनी बन गई, हमारी बन गई WT/Qin, ठीक है। WT क्या है, वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्बाइन, और Qin क्या है, हीट सप्लाई टू द बॉयलर। सिर्फ इतना काफ़ी है लिखने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं अगली साइकिल की ओर। अगली साइकिल है गैस पावर साइकिल। जैसे कि आपने पहले पढ़ा स्टीम पावर साइकिल का वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, वाटर। ऐसी गैस पावर साइकिल का वर्किंग फ्लूइड होता है गैस, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अ गैस पावर साइकिल टिपिकली रेफर्स टू अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो कि कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो सेम है सब पावर साइकिल में, ये होता है हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फाइनली उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड क्या है, या तो एयर या तो गैस। चलिए अब आगे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन गैस पावर साइकिल आर ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ठीक है। ये सब क्या होती है, ये सब गैस पावर साइकिल होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हम वर्किंग फ्लूइड क्या ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं। तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, पेट्रोल और डीजल, जिसको हम गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए गैस पावर साइकिल के अंडर आती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ब्रेटन साइकिल इज़ यूज्ड इन जेट इंजन। एक ब्रेटन साइकिल होती है, वो भी गैस पावर साइकिल का एक एग्जाम्पल है। ये काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है। जेट इंजन में यूज़ होती है और गैस टरबाइन पावर प्लांट में भी यूज़ होती है। तो इसके एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ये सब गैस पावर साइकिल है। तो चलिए, ईच गैस पावर साइकिल इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक प्रोसेस। इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं वो सभी में कॉमन होते हैं, जैसे कि कंप्रेशन, हीटिंग, एक्सपेंशन और कूलिंग। जिन प्रोसेस के जरिए हम फ्यूल की केमिकल एनर्जी को वर्क में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ब्रेटन साइकिल, ठीक है। ऑटो साइकिल का यूज़ होती है, पेट्रोल इंजन में यूज़ होती है। ये सब मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। वेयर एयर फ्यूल मिक्सचर इज़ कंप्रेस्ड। यहाँ पर क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, स्पार्क प्लग के जरिए इग्नाइट करते, जलाते हैं, ठीक है। जिससे हमें एक प्रेशर जनरेट होता है और क्या मिलता है, वर्क मिलता है, ठीक है। डीजल साइकिल में क्या होता है, डीजल साइकिल में
डीजल साइकिल का यूज़ होती है, डीजल इंजन में यूज़ होती है, जहाँ पर एयर कंप्रेस्ड होती है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो फ्यूल उस समय इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वह क्या हो जाता है, कंबशन हो जाता है, कंप्रेशन हीट के जरिए, ठीक है, एंड देन एक्सपेंड टू द प्रोड्यूस वर्क। लास्ट है ब्रेटन साइकिल, ये गैस टरबाइन इंजन में यूज़ होती है और टरबाइन पावर प्लांट में भी यूज़ होती है। यहाँ पर क्या होता है, एयर इज़ कंप्रेस्ड, एयर को कंप्रेस किया जाता है, उसे हीट किया जाता है, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, बाय बर्निंग फ्यूल, और वो फिर एयर जाती है टरबाइन में, जिससे हमें वर्क मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो ये आज के टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो एक बार इन सभी को रिवाइज करिए, समझिए। इस यूनिट में सिर्फ एक लेक्चर और रह गया है, उसके बाद में AKTU से रिलेटेड जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं, अगर इनमें नहीं आ पाए हैं, वैसे तो मैंने सारे कवर कर दिए हैं, लेकिन अगर कोई रह गया होगा तो मैं उसको भी लास्ट वाली वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए अपने। ओके, बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन और आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 7, जो कि इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो देखते हैं आज हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर प्लांट की फ़िज़िक्स के बारे में बात करेंगे कि पावर प्लांट के पीछे क्या क्या फ़िज़िक्स है, या किस फिज़िक्स से पावर प्लांट के क्या क्या इक्विपमेंट चलते हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिनोमिना, फिर पढ़ेंगे फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन, और लास्ट हम देखेंगे कि AKTU में आने वाले पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, क्या क्या हमने कवर करे, ठीक है। मगर मैंने वैसे मैक्सिमम कवर कर दिए हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है फिजिक्स ऑफ पावर प्लांट। मतलब पावर प्लांट में हम फिजिक्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं, और फिजिक्स के वे कौन कौन से पार्ट है जिसका यूज़ करके हम पावर प्लांट को बनाते हैं और चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। द फिजिक्स ऑफ पावर प्लांट रिवॉल्व्स अराउंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हमें पावर प्लांट को बनाने के लिए और उसको रन करने के लिए फिजिक्स के 2 मेन टॉपिक, जो कि एक थर्मोडायनेमिक्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इनके प्रिंसिपल्स काम आते हैं। और भी काफ़ी मेन फैक्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स में इंक्लूड होते हैं और पावर प्लांट के डिज़ाइन के लिए भी काम आते हैं, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं विच गवर्न द कन्वर्जन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन प्रिंसिपल्स का यूज़ हम अलग अलग तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो कुछ फिजिक्स के ऐसे पार्ट हैं जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है पावर प्लांट को डिज़ाइन और रन करने के लिए। तो चलिए पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक बना है थर्मल और दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मल का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन और ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हीट को हम किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, किस मीडियम से ट्रांसफ़र करेंगे, ये सभी चीज़ें हमारी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारे पावर प्लांट के लिए किस तरीके से यूज़फुल होती है, चलिए हम जानते हैं। पावर प्लांट्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल हमारे पावर प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। पर्टिकुलरली द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा हम थर्मोडायनेमिक्स का क्या यूज़ करते हैं, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस सच एज कंबशन। तो ये थर्मोडायनेमिक्स
हमारे पावर प्लांट में कहाँ कहाँ यूज़ होती है? सबसे पहले यूज़ होती है कंबशन में। कंबशन में फ्यूल को कंबस्ट किया जाता है, या जलाया जाता है, या बर्न किया जाता है। तो ऐसे प्लांट जहाँ पर हम फ्यूल को बर्न करते हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में भी हम थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। और थर्मोडायनामिक्स का हम और कहाँ यूज़ करते हैं पावर प्लांट में? कुछ ऐसे पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर हम फ्यूल्स को नहीं जलाते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं पावर प्लांट को चलाने के लिए। ठीक है। उन सोर्सेज को हम हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सोलर और हाइड्रोथर्मल एनर्जी। सोलर में हम नेचुरल रिसोर्सेज एज सन यूज़ करते हैं और हाइड्रोथर्मल एनर्जी में हम वाटर का यूज़ करते हैं। उन वाटर का सोर्स रिवर हो सकती है या फिर वाटरफॉल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने समझाया कि थर्मोडायनेमिक्स पावर प्लांट में कहाँ का यूज़ होती है। तो चलिए अब फिजिक्स का अगला टॉपिक ऐसा देखते हैं जो पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। बेसिकली पावर प्लांट से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। जब हम कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पास में लाते हैं तो वहाँ पर हमारे क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अगर ये प्रोसेस लगातार होता रहता है, ठीक है, एक फ़्लो में होता रहता है, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली या लगातार मिलता रहता है। तो ये प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है पावर प्लांट में? ये यूज़ होता है जनरेटर में, जिससे हम टरबाइन से मिली हुई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपने दो टॉपिक पढ़े, जिसमें पहला टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है बॉयलर में। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है जनरेटर में। अब हम देखते हैं फिजिक्स के और कुछ टॉपिक्स जिनका यूज़ हम पावर प्लांट में करते हैं। तो अगला है फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब पावर प्लांट में यूज़ होने वाला फ्लूइड जो कि होता है वाटर से बनती है स्टीम, और कंडेंसर में यूज़ होने वाले कूलेंट। ये सब क्या है? एक फ्लूइड है। तो इनकी डेंसिटी, इनका मोशन और फ्लो सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ क्रूशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ टरबाइन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है? टरबाइन के ऑपरेशन के लिए। ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट इन पावर प्लांट। वो कूलेंट जो हम कंडेंसर में यूज़ करते हैं स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वह भी हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज़ होता है। स्टीम का क्या फ़्लो होना चाहिए, वो किस डायरेक्शन में फ़्लो होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम टरबाइन का डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज़ हुआ। देखते हैं आगे। अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड फ्लो। तो हमें फ्लूइड का फ़्लो पता होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंशियल्स पता होने चाहिए, और टर्बुलेंस, जिसे कि हिंदी में अशांति भी बोलते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए किसी भी प्लांट की एफिशिएंसी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। अगला फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है मटेरियल साइंस। ये बहुत ज़रूरी है कि बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप, इन सब को किस मटेरियल से बनाया जाए जिससे वे डिवाइसेस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वर्क करते रहें, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो। तो चलिए देखते हैं। पावर प्लांट्स रिक्वायर मटेरियल्स
कैपेबल ऑफ, पावर प्लांट्स में कैसे मटेरियल यूज़ होने चाहिए जिनसे विद स्टैंडिंग हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर को झेल सके, हाई प्रेशर को झेल सके, और वे सब क्या हो, कोरोसिव एनवायरमेंट्स, ये कह सकते हैं कोरोसिव रेसिस्टेंट। ठीक है। मटेरियल साइंस एंश्योर दैट, मटेरियल साइंस हमें क्या पता लगता है कि जो टरबाइन जैसे कंपोनेंट, बॉयलर्स और पाइप्स कैसे होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए, मतलब उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि लाइफ उनकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और पावर प्लांट कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। तो एफिशिएंट कब होगा, जब हम एक प्रॉपर मटेरियल इन सब डिवाइसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है जो एक मेन रोल अदा करता है, वो है कंट्रोल सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो पावर प्लांट की निगरानी के लिए हमें ज़रूरी होता है एक कंट्रोल सिस्टम का बनाना। ठीक है। और उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। फिजिक्स प्रिंसिपल्स आर आल्सो अप्लाइड इन डिज़ाइनिंग कंट्रोल सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। तो किसी भी पावर प्लांट में जब हम कोई कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो हम फिजिक्स को ध्यान में रख के करते हैं। ठीक है। और वहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो गए तब भी हम फिजिक्स को ध्यान में रख के करते हैं। ठीक है। तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या करते हैं, हमारे पावर प्लांट में, विद इन पावर प्लांट क्या करते हैं, मॉनिटर और रेगुलेट प्रोसेस। जब तक हमारा पावर प्लांट चलता है तो पावर प्लांट को मॉनिटर करने के लिए हमारा कंट्रोल सिस्टम का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें एक स्टेबल ऑपरेशन और सेफ्टी मिलती है। ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जिनका पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है। अब देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल्स, फिजिक्स प्रिंसिपल्स अलाउज इंजीनियर्स टू डिज़ाइन, ऑपरेट एंड मेंटेन पावर प्लांट एफिशिएंटली। तो इन फिजिक्स प्रिंसिपल्स को समझने से जो इंजीनियर्स होते हैं वो पावर प्लांट को डिज़ाइन कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं और उनका मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखकर हम पावर प्लांट को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिनोमिना, जो कि काफ़ी बार AKTU में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। सॉलिड स्टेट फिनोमिना रेफर टू द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल इन दिस सॉलिड स्टेट। मतलब जब कोई मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो उस मैटर का बिहेवियर या फिर प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से होगी दूसरे मैटर के साथ या फिर हमारे साथ, ये सब फिनोमिना हमारा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। दिस फिनोमिना इज़ रिलेटेड टू द इंटरेक्शन ऑफ सॉलिड्स विद लाइट। तो बेसिकली 3 टॉपिक आपके कोर्स में है कि सॉलिड स्टेट में कोई भी मटेरियल किस तरीके से बिहेव करेगा लाइट के साथ, हीट के साथ और इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना। यहाँ पर फोटो का मतलब लाइट से है, तो इसका एक सब पार्ट है फोटो। इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना में। पहला टॉपिक है फोटो कंडक्टिविटी। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, हम जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर ऐसे सॉलिड होते हैं जब वो लाइट के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी मटेरियल जो कि सॉलिड स्टेट में है
वो जब लाइट के संपर्क में आता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, वो बिहेव करता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम लाइट एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसा होता है, जब लाइट में मौजूद फोटोन उस सॉलिड स्टेट मटेरियल पर टकराते हैं तो वहाँ पर उस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। और ये किस तरीके से होता है, अक्रॉस द बैंड गैप। जब मटेरियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप होता है जिन्हें हम बैंड गैप कहते हैं, तो जब फोटॉन्स उन सॉलिड मटेरियल पर आते हैं और उनमें क्या हो जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उस गैप को भर देते हैं, जिससे क्रिएट होता है एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जिसे हम बोलते हैं एक्साइटॉन्स। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लग जाती है, कंडक्ट होने लग जाती है, एक पाथ बन जाता है। इसी को बोलते हैं फोटो कंडक्टिविटी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना होता है फोटो वोल्केनिक इफेक्ट, फोटो वोल्टेनिक इफेक्ट। फोटो वोल्टेनिक इफेक्ट बेसिकली फोटो कंडक्टिविटी का ही एक एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में सोलर पैनल को लेते हैं। फोटो कंडक्टिविटी में हमने पढ़ा कि कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हो सकता है, लेकिन फोटो वोल्टेनिक इफेक्ट में हम वो सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा एक तरीके से सोलर पैनल होता है। तो सेम इसमें क्या होता है कि सोलर पैनल में जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं उनके बीच में जो बैंड गैप होता है, फोटॉन्स आता है और उस बैंड गैप को भर देता है, जिससे क्या होता है, फिर फोटॉन्स आया और बैंड गैप को भर दिया, जिससे क्या होता है कि इनके बीच में एक फ्लो बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। इसी को बोलते हैं फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट। इस इफेक्ट से हम लाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला फिनोमिना देखते हैं। अगला फिनोमिना है थर्मल फिनोमिना। मतलब जब कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट में होता है और वो हीट के संपर्क में आने पर किस तरीके से बिहेव करता है, उसी को हम बोलते हैं थर्मल फिनोमिना। तो इसमें पहला सब टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। किसी भी मटेरियल की हीट को कंडक्ट या फिर फ्लो करने की एबिलिटी को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और थर्मल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि हीट किसी भी सॉलिड मटेरियल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितनी जल्दी जाती है या कितनी जल्दी फ्लो करती है, ट्रांसफ़र होती है। ये ट्रांसफ़र एटॉमिक वाइब्रेशन से भी हो सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स से भी हो सकता है। मान लीजिए मैं दो रोड लेता हूँ, एक आयरन की रोड है और दूसरी वुड की रोड है। तो अगर आयरन की रोड को मैं एक पॉइंट से हीट देता हूँ, सेम हीट वुड की रोड पे भी देता हूँ, तो आयरन की रोड में हीट ट्रांसफ़र जल्दी होगा। अगर आप आयरन की रोड को दूसरे पॉइंट से पकड़ते हैं तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि आयरन की रोड पर हीट पहले पहुँच रही है, वुड की रोड पर हीट शायद ही बहुत देर में पहुँचे। तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी आयरन की ज़्यादा होगी, वुड की कम होगी। तो ये डायरेक्टली डिपेंड किस पर कर रही है, हीट ट्रांसफ़र पर। जिसके हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगला सब टॉपिक देखते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज़ द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू चेंज देयर शेप। तो सॉलिड मटेरियल पर थर्मल या फिर हीट से और क्या फ़र्क पड़ सकता है, वो थर्मल एक्सपेंशन दे सकता है। इसका मतलब है कि वो
हीट उसकी शेप को चेंज कर सकती है, उसके एरिया को और वॉल्यूम को चेंज कर सकती है। तो थर्मल फिनोमिना एक बहुत बड़ा फिनोमिना है सॉलिड स्टेट के लिए। अब अगला देखते हैं लास्ट। अगला फिनोमिना है इलेक्ट्रिक फिनोमिना, मतलब सॉलिड मटेरियल पर इलेक्ट्रिसिटी से सॉलिड मटेरियल किस तरीके से बिहेव करेगा और उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज हो सकती है। तो चलिए, इसका सब टॉपिक पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉलिड्स कैन रेंज फ्रॉम इंसुलेटर टू कंडक्टर्स। तो हम ऐसे सॉलिड की बात कर रहे हैं जिस पर इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट होगा, तो वे हो सकते हैं इंसुलेटर और हो सकते हैं कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो बहुत धीरे होगा। ठीक है, और दूसरे होते हैं कंडक्टर, उन्हें हम गुड कंडक्टर भी कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो काफ़ी ज़्यादा होती है, तेज़ी से होती है। तो ये कंडक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी, वो कितने ज़्यादा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी मोबिलिटी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। तो इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट सॉलिड मटेरियल पर किस तरीके से होता है वो आप सबको वैसे भी पता होगा कि किस मटेरियल पे, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो किस मटेरियल पर इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है, वो आप बचपन से आप देख ही रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो अब अगला मेन सब टॉपिक है इसका, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ किस में होती है? ये प्रॉपर्टीज़ होती है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। तो ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम उन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक पोलराइजेशन इफ़ेक्ट होता है। पोलराइजेशन इफ़ेक्ट क्या होता है? जब हम इन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होती, वो टकरा के दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें हम एनर्जी को टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लो नहीं हो रहा है उस मटेरियल से, तो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाती है। तो ये कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं? प्लास्टिक हो सकता है, या लेड हो सकता है, कांच हो सकता है, या सेरेमिक भी होते हैं काफ़ी सारे जो हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में यूज़ करते हैं। ये मटेरियल कहाँ का यूज़ होते हैं? कैपेसिटर में यूज़ होते हैं, और एज ए इंसुलेटर भी हम इनको यूज़ करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन। तो मैं आपको फेज चेंज पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये टॉपिक मिस हो गया, तो अब मैं इसको कवर करा देता हूँ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एक ही ट्यूब में भी 2 से 3 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। जब कोई मटेरियल या मैटर सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में या फिर सॉलिड से गैस में जब कन्वर्ट होता है, या वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फेज चेंज। तो उस फेज चेंज में जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को बोलते हैं फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन। तो जहाँ जहाँ भी मटेरियल का फेज चेंज होता है वहाँ पर हम फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। तो वर्क को परफॉर्म करने में और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी इस एनर्जी का यूज़ होता है। तो ये कंसेप्ट अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है या टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। पहला है स्टीम इंजन एंड स्टीम पावर प्लांट। स्टीम इंजन में और स्टीम पावर प्लांट में
हम इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप में यूज़ होता है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, और क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज में। बस ये 4 इसके एग्जाम्पल है जिसमें यूज़ होता है। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ये 2 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको आप रीड भी कर लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं AKTU के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम टाइम्स आते हैं। कुछ एक बार आए हैं, कुछ 2 बार, कुछ 3 बार, कुछ 4-4 बार भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 ये 7 लेक्चर है जिसमें अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे उसमें। इनसे अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करा दिया और एक बार मैंने फ़िल्टर करके मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिफाइन एनर्जी एंड देयर इम्पोर्टेंट यूनिट्स। ये मैं पहले लेक्चर में करा चुका हूँ। डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विद एग्जांपल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एग्जांपल्स के साथ बताइए। एक्सप्लेन द कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। ये भी शायद मैं पहले लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम। क्वांटम का कंसेप्ट क्या है और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से होती है। ठीक है, ये भी मैं इंक्लूड करा चुका हूँ। स्टेट फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन जो कि अभी अभी आपने पढ़ा है। एंट्रोपी क्या होती है और टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। कार्नोट हीट इंजन या कार्नोट साइकिल क्या होती है और उसका PV और TS डायग्राम, ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ रैंकाइन साइकिल विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर कराया है जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डिफाइन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है और इनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की वर्किंग और उनकी एप्लीकेशन के बारे में भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। और मैंने बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पढ़ाया है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आईसी इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन किस तरीके से वर्क करता है और इसका डायग्राम सहित मैं आपको ये भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फोटो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट इन सॉलिड स्टेट, जो कि मैंने इसी लेक्चर नंबर 7 में मैंने कवर कराया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिट 1 से आ चुके हैं AKTU में। तो आप एक बार अगर इनको भी देख लेंगे ये सभी क्वेश्चंस को, तो आई होप कि 80% आपके क्वेश्चंस इनमें से आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, फिर भी मैंने 7 लेक्चर में ये सारे यूनिट 1 कवर करा दी है और कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं है। 3-3.5 घंटे में आप लेक्चर 1 से लेकर 7 तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नमस्ते बोलते हैं इस वाले यूनिट के लिए और अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। चलिए नमस्कार।